टोपोग्राफी क्या है? तो पृथ्वी की बाहरी परत को पढ़ना ही टोपोग्राफी कहलाता है। पृथ्वी की बाहरी परत को पढ़ना या अध्ययन करना टोपोग्राफी कहलाता है। एक होता है पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, यह है पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, अध्ययन। एक होता है रिलीफ यानी उच्चावाच, रिलीफ, उच्चावाच, उच्चावाच, रिलीफ, उच्चावाच। ये 3 तरह के होते हैं। उच्चावाच कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। 3 तरह के उच्चावाच होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावाच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच, ये होते हैं 3 तरह के। एक होता है प्रथम श्रेणी का उच्चावाच, प्रथम श्रेणी का उच्चावाच। एक होता है द्वितीय श्रेणी का उच्चावाच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावाच। एक होता है तृतीय श्रेणी का उच्चावाच। प्रथम श्रेणी में क्या होता है? महासागर और महाद्वीप। प्रथम श्रेणी में महासागर और महाद्वीप आते हैं। द्वितीय श्रेणी में नदी, मतलब महासागर और महाद्वीप से जो बनता है, नदी, पर्वत, बड़े बड़े छोटे पर्वत, ये सब आते हैं, बड़े बड़े झील। और तृतीय श्रेणी में जो अपर्दन से, नदी के अपर्दन से जो बनते हैं, अपर्दन जैसे एस आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, गोखुर झील, ये सब कितने में, किस में आते हैं? तृतीय श्रेणी में। तो इसमें आते हैं महाद्वीप एवं महासागर, महासागर। इसमें क्या होता है? नदी, पर्वत, पर्वत, झील, ये सब। इसमें क्या होता है? एस आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, या भी आकार की, एस आकार की नदी, जलप्रपात, जलप्रपात, झरना, गार्ज, ये सब किस में आता है? तृतीय श्रेणी के उच्चावाच में। तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। रिलीफ उच्चावाच इस 3 तरह का है। प्रथम श्रेणी का उच्चावाच, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का उच्चावाच। अब लोग पढ़ते हैं अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन, अपर्दन होता है कि नदियों द्वारा या नदी या वायु द्वारा मिट्टी का जो कटना छटना, उसी को अपर्दन कहलाता है। जब नदी का बहाव तेज रहता है तो नीचे का मिट्टी कट जाता है, और जो कटता है उसी को कहते हैं अपर्दन। और एक होता है निक्षेपण, और वह अपर्दन जब अपर्दन कट छट कर जो कचरा जहाँ जाता है और वह जहाँ जमा हो जाता है, उसी को कहते हैं निक्षेपण। तो अपर्दन क्या है? एक होता है इरोजन, सॉइल इरोजन, अपर्दन, और एक होता है निक्षेपण, निक्षेपण। अपर्दन में क्या है कि वायु या नदियों द्वारा जो मिट्टी का कटाव कटने से जो कटता है, उसी को कहते हैं अपर्दन। ये भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा भी होता है। जैसे बल या दाब से जो टूटता है, उसे कहते हैं भौतिक अपर्दन। और जो अम्ल एवं क्षार के द्वारा टूटता है, उसे रासायनिक अपर्दन कहते हैं। होता है निक्षेपण, एक जब कट कर जहाँ जमा हो जाता है, जहाँ मतलब कि जो कट कर जहाँ जमा हो जाता है, उसे कहते हैं निक्षेपण। इसे क्या कहते हैं? निक्षेपण, अपर्दन, निक्षेपण। तो वायु या नदियों द्वारा मिट्टी का कटना, मिट्टी का टूटना, ये अपर्दन कहलाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में है, अपर्दन कहलाता है।
निक्षेपण क्या है? तो अपर्दन द्वारा अपर्दन हुई मिट्टी जहाँ जाता है, जहाँ अपर्दन हुई मिट्टी जब एक जगह जमा हो जाती है, तो उसे निक्षेपण कहते हैं। तो उसे निक्षेपण कहते हैं। नहीं देखते हैं कि नदी में एक साल अगर आप कोई किसी नदी में गए होंगे, तो अगर बहुत दिन के बाद गए होंगे तो उसमें ज़्यादा गड्ढा मिलेगा। वह ज़्यादा गड्ढा क्यों रहता है? तो अब वह मिट्टी अपर्दन वायु नदी और बहाव के द्वारा अपर्दन से सारी मिट्टियाँ कट जाती हैं और वह दूसरे जगह जमा हो जाती है। जहाँ गड्ढा रहता है वहाँ जमा भर जाता है और वहाँ पे ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। इसीलिए बहुत दिन के बाद जाने के बाद आपको ज़्यादा गड्ढा दिखाई देता है। एक होता है निक्षेपण, जब अपर्दन में मिट्टी जमा है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। और एक होता है अपक्षय। अपक्षय क्या है? तो चट्टानों को टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है। यह अपर्दन के ही समान है, लेकिन अपर्दन में मिट्टी होता है, अधिकांश भाग मिट्टी होता है। जो मिट्टी यहाँ से वहाँ घिसावट के कारण चला जाता है, वही होता है अपर्दन। अब अपक्षय क्या है? तो चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। या तो वह भौतिक कारणों से टूटे या रासायनिक विधि से। भौतिक कारण से कैसे टूटेगा? तो जब वायु की तेज रहेगा, वायु की गति से जो घिसावट से टूटेगा वह भौतिक कारण हो गया, या नदियाँ के बहाव से जो घिसावट होकर जाएगा वह भौतिक कारण हो गया। लेकिन जब अम्ल या क्षार के माध्यम से वह टूटेगा तो वह रासायनिक क्रिया द्वारा अपक्षय होगा। तो अपक्षय क्या है? तो चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता है। चट्टानों को टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। अब देखते हैं उद्गम। हम लोग पढ़ते हैं नदी द्वारा निकली जो नदियाँ से बनती है स्थलाकृति, कि वह कैसी बनती है। नदी द्वारा बना स्थलाकृति। देखो नदी जहाँ उद्गम किसे कहते हैं? तो जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। फिर से, जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर नदी मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। ये हो गया। ये मान लीजिए कि नदी हो गया, मान लीजिए नदी है, रिवर, नदी। यदि नदी यहाँ से निकला है तो यह हो गया उद्गम। और मान लीजिए कि समुद्र में यहाँ जाकर मिल गया, यहाँ अगर मिल गया तो यह हो गया मुहाना। नदियाँ यहाँ जाकर मिल गया तो यह हो गया क्या? मुहाना। तो जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर मिल जाता है उसे मुहाना कहते हैं। और नदियाँ जब निकलती हैं तो विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। जैसे यदि दो पर्वतों के बीच से यदि नदी निकलेगी तो वह भी आकार की घाटी का निर्माण करेगी। कैसे निर्माण करेगी? फिर से, यदि दो पर्वतों के बीच, दो पहाड़ों के बीच से जब नदियाँ निकलती है तो वह भी आकार की घाटी निर्माण करती है, जो तृतीय श्रेणी में आता है। जैसे ये दो पर्वत है, मान लो, ये दो पहाड़ है
और यहाँ से नदी निकल रहा है, ये रिवर है, नदी है यहाँ से। तो देखने में लग रहा है भी आकार की घाटी, ये बन गया भी आकार की घाटी। ये क्या है? भी आकार की घाटी। ये है पर्वत और ये हो गया नदी। तो नदियाँ जब दो पर्वतों के बीच से होकर निकलती है तो भी आकार की घाटी निर्माण करती है। और यही भी आकार की घाटी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है, अधिक गहरा हो जाता है, तो गार्ज का निर्माण करता है। और ऑटोमेटिक बात है कि जब नदियाँ यही दो पर्वतों से बीच से होकर गुजरती है, बार बार गुजरेगी, तो कभी बहाव अधिक होने के कारण ये ज़्यादा गड्ढा कर देगी और अधिक गहराई होने के कारण यह गार्ज का निर्माण करेगा। तो गार्ज इधर बताते हैं, ये हो गया पर्वत और ये हो जाएगा गार्ज। ये हो गया नदी, ये हो रहा है नदी, ये हो गया माउंटेन पर्वत, और ये है गार्ज। ये अधिक गहराई है। जब भी आकार की घाटी अधिक गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। अब एक होता है नदी। नदी हो क्या है? ये तीन अवस्था, इसका तीन अवस्था है। एक होता है युवावस्था, एक मध्य अवस्था, एक प्रौढ़ अवस्था। युवावस्था में इसका ढाल बहुत ही अधिक रहता है, ढाल बहुत ही तेज रहता है, जिसके कारण इसका बहाव काफ़ी अधिक रहता है। वह सारी चट्टानों को तोड़ते फोड़ते पार हो जाता है युवावस्था में। जबकि मध्य अवस्था में धार यानी बहाव हल्का कम होता है, जिससे हल्के चट्टानों को तोड़ते हुए जाती है। और प्रौढ़ अवस्था में बहाव दम सीधा हो जाता है, दम ना के बराबर, और उस प्रौढ़ अवस्था में अंत में जाकर यानी वृद्धावस्था में जाकर मुहाना पे मिल जाती है। तो यहाँ मान लीजिए कि इरेज कर देते हैं। देखिए फिर से भी आकार की घाटी है, यह है गार्ज। भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? गार्ज। गार्ज जब भी आकार की घाटी गहरी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए क्या क्या पढ़ा दिए? भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, गार्ज। भी आकार की घाटी और गार्ज। अब देखो नदियाँ क्या होता है? नदियाँ कि नदी की अवस्था, युवावस्था, एक होता है मध्यावस्था, और एक होता है प्रौढ़ अवस्था यानी वृद्धावस्था। इसमें बहाव काफ़ी अधिक रहेगा, अधिक बहाव। इसमें मध्य बहाव, और यह अंत में जाकर मुहाना में मिलती है, मुहाना पर मिलती है। इसका कम बहाव रहता है, काफ़ी कम बहाव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से ये नदी पर्वत से होकर गुजर रही है, इधर ऐसा पर्वत है। ये मान लिया जाए कि पर्वत से नदी होकर गुजर रहा है, तो यहाँ से यहाँ इसका रहेगा युवावस्था में, यहाँ तक है युवावस्था में, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा मध्य अवस्था में। इसका बहाव यहाँ काफ़ी तेज़ रहेगा। यहाँ पर जितना सारा चट्टान उट्टान आएगा उसको सबका तोड़ते हुए निकलते बनेगा। यहाँ हो जाएगा मध्य अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था यहाँ पर बहाव कम हो जाएगा, पे मुहाना में जाकर मिल जाएगा। तो ये था नदी की अवस्था। अब हम लोग समझते हैं, एक होता है जलप्रपात।
जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जब पर्वतों से जलप्रपात जलप्रपात प्रपात एक होता है जलप्रपात। जलप्रपात जब पर्वतों से नदी का बहाव पठारों की ओर आराम नीचे गिरती है तो वह जलप्रपात का निर्माण करता है। जब पहाड़ से नदी नीचे की ओर गिरती है, सब सिंगल पहाड़ से, यानी कि बहुत सारा पहाड़ और बीच में से वह तो फिर भी आकार की घाटी और गार्ज का निर्माण कर लेगा। जब पर्वत से नदी नीचे की ओर पठार की ओर यानी पठार की ओर गिरता है तो वह जलप्रपात का निर्माण करता है। जैसे यह हो गया पहाड़, यहाँ से नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी बह रही है तो क्या हो गया? जलप्रपात हो गया। यह हो गया जलप्रपात। यहाँ से झरना की तरफ जलप्रपात। और एक होता है अवनमन कुंड। जलप्रपात एक होता है अवनमन कुंड। जलप्रपात में जो है नदियाँ जहाँ जिस जगह पे गिरती है वहाँ एक कुंड का निर्माण हो जाता है, एक हौज टाइप का निर्माण हो जाता है, एक हौज टाइप का निर्माण हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अवनमन कुंड। तो यहाँ हो गया क्या? अवनमन कुंड। ये हो गया अवनमन कुंड। अवनमन कुंड, अवनमन कुंड। ये क्या हो गया? अवनमन कुंड। और ये हो गया जलप्रपात, ये हो गया नदी, नदी। ये हो गया अवनमन कुंड, जलप्रपात, अवनमन कुंड, जलप्रपात। और क्या छोड़ रहे हैं? और नदी द्वारा क्या स्थलाकृति बनता है? एक हो गया गार्ज। हाँ, और जब गार्ज भी काफ़ी अधिक गहरा हो जाता है तो कैनियन सागर या आई आकार की घाटी बनता है। आई आकार की घाटी, आकार की घाटी या कैनियन सागर उसे बोलते हैं, कैनियन सागर। ये काफ़ी गहरा हो जाता है, एकदम एकदम सीधा हो जाता है। जब भी आकार की घाटी हल्की गहरा होता है तो वह गार्ज का निर्माण करता है। और जब गार्ज सीधा गहरा हो जाता है वह एकदम सीधा, ये तो बहुत ज़्यादा मैं कर दिया, एकदम ऐसा गहरा हो जाएगा, ऐसा गहरा हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? कैनियन सागर या कैनियन सागर या आयताकार की घाटी। ये सबसे सबसे बड़ी जो होता है, सबसे बड़ी आयताकार की घाटी अमेरिका के कोलोराडो नामक जगह पे है। अमेरिका के कोलोराडो नामक जगह पे सबसे बड़ी आयताकार की घाटी है। तो इतना नोट करिए। सबसे बड़ा कैनियन सागर कहाँ? अमेरिका के कोलोराडो नदी पर स्थित है, कैनियन घाटी जिसको बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ये सब नदी द्वारा बनी स्थलाकृति हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बर्फ द्वारा पढ़ेंगे। देखिए, छिपरिका किसे कहते हैं? तो नदियाँ जब मुलायम चट्टानों को तोड़कर नदियाँ जब अपने बहाव से मुलायम चट्टानों को तोड़कर जब प्रवाहित होती रहती है तो उसमें कुछ चट्टानें उबड़ खाबड़ के रूप में बच जाती है। जब नदियाँ अपनी धारा से बहती हो जाती है तो उसमें बहुत से चट्टान घिसावट से टूट जाते हैं, लेकिन जो कठोर होते हैं वहीं रह जाते हैं। उसी जो कठोर चट्टान वहाँ पे फंस जाता है उसी को कहते हैं छिपरिका। जैसे ये हो गया नदी मान लीजिए, तो यहाँ पे मुलायम चट्टान है तो कोई मुलायम चट्टान तो टूट फट घिसावट के कारण से टूट फट जाता है, लेकिन जब जो अधिक कठोर चट्टान होते हैं वह नहीं टूटता है और वही हो जाता है क्या? छिपरिका। ऐसे चट्टान नहीं टूटा तो ये हो गया क्या? छिपरिका। इसी को कहते हैं छिपरिका। ये हो गया नदी
और ये हो गया जो चट्टान हो गया छिपरिका उसे कहते हैं, छिपरिका बोलते हैं। अब देखो नदी, एक होता है एस आकार की घाटी। नदियाँ जब समतल मैदानों पर अपनी रास्ता बनाते हुए जाती है तो कभी कभी इस आकार की घाटी का निर्माण करती है, जैसे ऐसे जाते हुए, ऐसे। तो यह क्या है, नदी है, बीच बीच में नदी जा रही है समतल मैदानों पे अपनी जगह बनाते हुए। यहाँ कठोर चट्टान होगा ऐसे करते, तो नदी जा रही है बनाते हुए। ये हो गया क्या, एस आकार की घाटी। एस इस तरह दिखने में लग रहा है, एस आकार की घाटी, आकार की घाटी। और एक होता है गोखुर झील। जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करता है। अब जैसे नदी का बहाव तेज है, नदी का बहाव कैसा है, तेज है, और तेज होकर यहाँ पे कमजोर चट्टानों को तोड़कर इसमें मिल गया, इसमें क्या हो गया, मिल गया, इसमें मिल गया। और सही अब सारा पानी ऐसे जाने लगा। तो ये पानी तो नदी तो ऐसे जाएगा, लेकिन इसमें पानी भरा हुआ रहेगा। यही हो गया क्या, गोखुर झील, गोल के समान हो गया। तो ये हो गया क्या, गोखुर झील। इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, गोखुर झील, गोखुर झील, गोखुर झील। नदियाँ जब इस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करती है। और एक होता है क्या, तटबंध। तटबंध किसे कहते हैं, तो नदियाँ जब अपक्षय और अपरदन द्वारा मिट्टी किसी खास जगह पे जमा कर देता है, फिर से नदियाँ जब अपरदन या अपक्षय द्वारा किसी खास जगह जमा कर देता है, मान लीजिए कि यहाँ जमा कर दिया, तो ये हो गया क्या, तटबंध। तटबंध जब गाद कचड़ा होता है और किसी जगह पे बहुत सारा कचड़ा एक जगह जमा हो जाएगा तो उसे कहते हैं गाद या सिल्ट। गाद, सिल्ट या जमा है तो उसे कहते हैं तटबंध, तटबंध। और नदियाँ जब ये नदी हैं तो यदि कभी कभी क्या होता है कि नदी बीच में ही, नदी के बीच में ही बहुत सारा कचड़ा या गाद जमा हो जाता है, बीच में ही बहुत सारा गाद या कचड़ा जमा हो जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा गाद या कचड़ा जमा हो गया तो ये हो जाएगा क्या, नदी द्वीप। ये हो जाएगा द्वीप, नदी द्वीप। असम में सबसे बड़ा द्वीप है मांजुली द्वीप, वहाँ भी एक जिला बसा हुआ है, नदी द्वीप। बहुत सारे कचड़ा जमा जब नदी के बीच में ही हो गया है तो उसे बोलते हैं द्वीप। अभी भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि असम में है। ये हो गया हमारा नदी द्वीप। एक बार फिर से, नदियाँ जब समतल मैदानों पर अपने रास्ते बनाते हुए इस आकार की घाटी का निर्माण कर अपनी जगह बनाते हुए करती है तो इस आकार की घाटी का निर्माण करती है। और वही जब इस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो गोखुर झील का निर्माण करता है। और नदियाँ जिस जगह पे अपने गाद कचड़ा जमा कर देता है उसे तटबंध कहते हैं। कभी कभी अधिक कचड़ा होने के कारण नदी बीच में ही कर देता है या बीच में जमा हो जाता है तो उसे द्वीप कहते हैं, द्वीप, नदी द्वीप। तो इस प्रकार से हमारा नदी द्वीप समाप्त हो गया। गोखुर झील समझ गए, नदी द्वीप समझ गए, गोखुर झील समझ गए, इस आकार की घाटी समझ गए, तटबंध समझ गए, तटबंध समझ गए। हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम लोग पूरा पूरा रिकॉल कर लेते हैं, पूरा एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पहले तो उच्चावच, उच्चावच ये 3 तरह के होते हैं। उसके बाद पढ़ लिए अपक्षय, अपरदन, अपरदन, निक्षेपण, छिपरिका, छिपरिका, इस आकार की घाटी, भी आकार की घाटी,
भी आकार की घाटी, जलप्रपात, गार्ज, कैनियन सागर या आई आकार की घाटी, कैनियन सागर या आई आकार की घाटी, कैनियन सागर या आई आकार की घाटी, जलप्रपात लिख दिया। फिर अवनमन कुंड, अवनमन कुंड, अवनमन कुंड, छिप्रिका निक्षेपण, तटबंध, गोखुर झील, गोखुर झील, और एक पढ़ने क्या, द्वीप। देखिए एक थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। उच्चावच रिलीफ, 3 तरह के उच्चावच है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागर जैसे बड़े आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में बड़े बड़े पर्वतों, बड़े बड़े नदी ये सब आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में जो नदियों द्वारा, वही सब नदियों द्वारा अपर्दन या क्षय से बनता है, वह तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आता है। जैसे एस आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, छोटा छोटा नदी, गोखुर झील या छोटा प्रकार का झील। अब हम जानते हैं कि नदी जिस स्थान से निकलता है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। नदी मुख्यतः 3 अवस्था से होकर गुजरता है, एक युवावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में उसका ढाल बहुत ही अधिक रहता है, ढाल मतलब कि ऐसे रहेगा, और मध्यावस्था में ऐसे हो जाएगा, और प्रौढ़ावस्था में मुहाना पर जाकर मिल जाएगा। जितना ज़्यादा ढाल रहेगा बहाव उतना ही अधिक रहेगा। मध्यावस्था में ढाल हल्का कम जाता है तो बहाव हल्का कम जाता है, और वृद्धावस्था में, अंतिम अवस्था में वह जाकर मुहाना पर मिल जाती है, उसका ढाल नाक के बराबर आता है। फिर क्या है, छिपरिका। तो नदियाँ जब अपने मार्ग से होकर गुजरती है तो वह छोटे छोटे चट्टानों यानी कि कमज़ोर चट्टानों को तोड़ देती है, और कठोर चट्टानों को छूट जाता है या नहीं टूट पाता है, वही कठोर चट्टान छिपरिका कहलाता है। फिर से, नदियाँ जब कठोर चट्टानों को छोड़ देती है तो वह उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण करता है, वही उबड़ खाबड़, यह इतने समझना है कि वही जब नदियाँ अपने धारा से होकर गुजरती है तो वह उबड़ खाबड़ ज़मीन जो छूट जाता है, वही उबड़ खाबड़ ज़मीन छिपरिका कहलाता है। और नदियाँ जब समतल मैदानों पर अपने रास्ते बनाते हुए जाती है तो एस आकार की घाटी का निर्माण करती है, और जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो वह गोखुर झील का निर्माण करता है। और नदी जहाँ अपना अपक्षय या अपचयन द्वारा गाद या कचरा जमा करता है उसे क्या कहते हैं, जहाँ कचरा जमा करता है या गाद जमा करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तटबंध बोलते हैं, तटबंध कहते हैं। और नदी कभी कभी ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा मात्रा में गाद नदी के बीच में ही जमा हो जाता है, उसे नदी द्वीप बोलते हैं। नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, मांजुली द्वीप। वहाँ का भी जिला बसा हुआ है, मांजुली जिला के नाम से, मांजुली द्वीप। और क्या बता दिए, हाँ, नदियाँ जब 2 पर्वतों के बीच से आती है तो वह भी आकार की घाटी निर्माण करती है, और वही भी आकार की घाटी थोड़ा गहरा हो जाता है तो वह आई आकार गार्ज का निर्माण करता है, गार्ज बन जाता है। और जब गार्ज सीधी हो जाती है यानी कि बहुत अधिक गहरा हो जाता है, जब सीधी हो जाएगा तो आई आकार का निर्माण करेगा। पहले भी आकार का निर्माण करेगा, फिर गार्ज बन जाएगा, और जब पूरा हो जाएगा तो सीधा आई आकार की घाटी का निर्माण करेगा। अमेरिका में सबसे बड़ी आई आकार की घाटी है कोलोराडो नदी पर, कैनियन सागर जिसे बोलते हैं, कैनियन सागर या आई आकार की घाटी। उसका कैनियन अमेरिका में शायद मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। और जलप्रपात, जब पर्वतों से पठार के बीच नदियाँ ढलती है तो एक जलप्रपात का निर्माण करती है, और जहाँ जाकर पानी स्टोर होता है हौज टाइप का, उसे अवनमन कुंड कहते हैं। लोग वही उसी में स्नान करते हैं। जलप्रपात, अवनमन कुंड, तटबंध समझा दिए लोग। अब अपक्षय क्या, अपक्षय किसे कहते हैं तो वही फिर से बताओ, चट्टानों को टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन जो वायु नदी द्वारा मिट्टी का टूटना फूटना अपर्दन कहलाता है।
और निक्षेपण जहाँ जाकर जमा होता है उसे निक्षेपण कहलाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि तटबंध कैसे बनता है, तो कचड़ों का निक्षेपण द्वारा तटबंध बनता है, जहाँ जाकर जमा हो गया उसी को क्या कहते हैं, तटबंध। इस प्रकार से हमारा ज्योग्राफी में नदी द्वारा बना स्थलीकृति, नदी द्वारा बना स्थलाकृति समाप्त हो गया, बना स्थलाकृति, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और भी है तब और आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। और यदि किसी खास टॉपिक पर भी आप लोगों का ज़रूरत हो, किसी भी मैथ साइंस किसी भी खास टॉपिक पर, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगला वीडियो हम उसी पर बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।